हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन 360। मैं डॉक्टर शिवम आपके लिए लेकर के आया अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब। और आज का हमारा टॉपिक है कि पुतिन ने एक ब्रिक्स मीटिंग के ऑफिशियल मीटिंग में ये बोला है कि ब्रिक्स नेशन एक नई रिज़र्व करेंसी को क्रिएट करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुतिन ने ये बोला है कि हम एक नई रिज़र्व करेंसी क्रिएट करने जा रहे हैं। ये नई रिजर्व करेंसी बिल्कुल एसडीआर की तरह होगी, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जनरेट की है और जो कि यूज़ होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो एसडीआर के थ्रू ही आप कर सकते हैं। जिन कंट्रीज़ के पास एसडीआर का परसेंटेज ज़्यादा है या फिर उनके कोटा ज़्यादा है, दे कैन ईजिली हैव द एक्सेस। वो बहुत आसानी से इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो आज के कुछ हाइलाइट्स हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एसडीआर क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रिक्स नेशंस क्या है या ब्रिक्स क्या होता है, किस तरीके से इसका ये बना था, कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है और किस तरीके से वो फंक्शनिंग करता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी इस समय करेंटली 14 ब्रिक्स समिट चल रही है, जो कि चाइना में चल रही है और वो भी वर्चुअल मोड में चल रही है बिकॉज कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा है चाइना में। और वैसे भी अक्रॉस द ग्लोब आपके कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से सारी मीटिंग्स आपकी अभी इस समय ब्रिक्स की जो समिट चल रही है वो आपकी वर्चुअल मोड में चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्रिक्स का जो वर्ड था वो सबसे पहले कॉइन किया गया था 2001 में इनिशियली। देन उसके बाद इनिशियली उसमें केवल 4 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बट लेटर ऑन इन 2010 में साउथ अफ्रीका ने अपनी एक एप्लीकेशन दी कि मैं भी इसका मेंबरशिप लेना चाहता हूं। और एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2010, दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबरशिप एक्सेप्ट हो गई। और साउथ अफ्रीका ऑफिशियल मेंबर बनने के बाद 2011 में पहली अपनी जो सेकेंड ब्रिक्स समिट होती है उसमें वो एज ए मेंबर पार्टिसिपेट करता है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 26.7% इनकी पॉपुलेशन है, प्लस 26.7% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। दे ऑक्यूपाई द 26.7% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, जबकि इनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41.5% है। तो ये कंट्रीज़ एक तरीके से बहुत ही ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसी वजह से इनका जो मतलब वर्ल्ड में इनका बहुत अच्छा प्लेस है बिकॉज इकोनॉमिक लेवल पे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो इसी 14 ब्रिक्स समिट में पुतिन ने ये बोला है कि हम पहले से भी एक रिज़र्व करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, बट हम हमारी इसके फाइनलाइजेशन की तरफ बात चल रही है। तो अगर ये ब्रिक्स नेशन की ये रिज़र्व करेंसी आपकी ओपन मार्केट में आती है तो एक तरीके से ये आईएमएफ के लिए या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट के लिए जो आईएमएफ की जो करेंसी है, इट्स नॉट अ बेसिकली करेंसी, जो स्पेशल ड्राइंग राइट है उसके लिए ये एक थ्रेट होगा। बट अब देखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो बाकी नेशन है, जैसे यूएसए हो गया, देन आपका ब्रिटेन हो गया, ये इस तरीके से इसको किस तरीके से लेते हैं, जापान किस तरीके से इसको लेता है, क्या ये जो बड़े नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, इस तरह की किसी भी करेंसी को दोबारा से एग्जिस्टेंस में आने के ऊपर क्या इनका रिएक्शन होता है। ब्रिक्स नेशन की अगर मैं करेंसीज़ की बात करूं तो चाइना की जो करेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन बनता है। चाइना की जो करेंसी है वो चाइनीज़ युआन है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलियन रियल, इंडिया की रूपी, साउथ अफ्रीका की रैंड एंड रशिया की रूबेल। ये वो करेंसीज है ब्रिक्स नेशन की। अब हम बात करते हैं आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज अगर अब नई करेंसी, अगर कोई रिजर्व करेंसी मार्केट में आती है तो ये एसडीआर को एक तरीके से ये आपको चैलेंज करेगी। तो हमें थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनिशियली फाउंड हुआ था 1944 में, बट इसकी जो फंक्शनिंग थी वो स्टार्ट हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इट वाज द टाइम, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 190 कंट्रीज़ है इस समय आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 189 कंट्रीज़ यूएन नेशंस की मेंबर्स हैं और प्लस कोसोवो, जो कि आपका यूएन का मेंबर नहीं है, वो भी एक इसका पार्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक
आईएमएफ की जब इस्टेब्लिशमेंट हुई उस समय क्या था बिकॉज उस समय आपकी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, इसलिए जो डेवलप्ड नेशन से इन्होंने एक मीटिंग की और उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया कि एक करेंसी हमें ऐसे डेवलप करनी चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड आपकी थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, जैसे कि आपकी यूएस डॉलर, चाइनीज़ युआन, यूरो, जापानीज़ येन एंड पाउंड, ये वो करेंसीज हैं जो कि आपकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और आप इनके थ्रू कहीं भी आप अगर जाते हैं, विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं या किसी भी प्लेस पर जाते हैं तो आप इजीली फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अपने किसी भी अगर आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वो सारी चीज़ें, चूँकि ये करेंसी ईजिली अवेलेबल और ईजिली एक्सेप्टेड है अक्रॉस द ग्लोब, इस वजह से आप काफ़ी आसानी से वहाँ पे ये इस तरह के कोई भी आप बिज़नेस डील को कर सकते हैं। तो जब आईएमएफ आपका फंक्शन में आया उसके बाद उन्होंने एक करेंसी, जिसे हम करेंसी नहीं बोलेंगे, बेसिकली इट्स नॉट अ फिजिकल करेंसी, इसे हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर का एक तरीके से इन्होंने एक रिज़र्व करेंसी निकाली जिसे हम बोल सकते हैं रिज़र्व करेंसी। इट कैन बी यूज्ड, और जो कि आपका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, फॉरेन एक्सचेंज, या फिर आप मान लीजिए आप इंपोर्ट करते हैं कहीं से या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आप एसडीआर के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है और आईएमएफ इसे रिलीज़ करता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट होती है डेली बेसिस पे, और बास्केट ऑफ करेंसी बास्केट के बिहार पे इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। एसडीआर मेनली आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है इन कंट्रीज़ के बीच में, जो भी आपके 190 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में आप इजीली अकाउंटिंग प्रोसीजर के तौर पे, आप फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे, आप इंपोर्ट के पर्पज़ से, आप बिज़नेस के पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस बात को दोबारा से ध्यान में रखिएगा कि एसडीआर एक फ़िज़िकल करेंसी नहीं है, ये केवल आपका स्पेशल ड्राइंग राइट है। एसडीआर को हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। गोल्ड से इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कुछ गोल्ड का या फिर इस तरीके से परसेंटेज होता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ईजिली एक्सेप्ट होता है, आपका विश्व के ज़्यादातर देशों में ये एक्सेप्टेड होता है, इस वजह से हम इसे पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। आईएमएफ का एक बार फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शनिंग क्या होती है? ये बैलेंस एंड पेमेंट के तौर पे काम करता है, बिकॉज ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी को आपका बैलेंस करने का काम करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी का भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव इज दिस। अब एक बार मेंबरशिप की बात करते हैं। अगर कोई देश आईएमएफ की मेंबरशिप चाहता है तो उसे क्या करना होगा? कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि यू विल हैव टू बी द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए। अगर कोई आईएमएफ की सदस्य चाहता है तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए। और सेकंड थिंग इज इफ दैट नेशन इज विलिंग टू पे नेसेसरी सब्सक्रिप्शन। अगर आप सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो कुछ वहाँ पे एक अंशदान है या फिर एक धनराशि है जो कि आपको आईएमएफ को पे करनी पड़ेगी, और प्लस आप वर्ल्ड बैंक के अगर मेंबर हैं तभी आपको इस आईएमएफ की सदस्यता मिलेगी। और इस तरीके से आईएमएफ ने 190 देशों को अपनी सदस्यता दी है। और ये अनिवार्य अंशदान या फिर जो मैंने कहा नेसेसरी सब्सक्रिप्शन हर कंट्री के कोटा के बिहाफ पर होता है। हर देश का जो भी 190 देश है उनका एक अलग अलग कोटा है, उसके बिहाफ पर आपको अनिवार्य अंशदान देना पड़ता है। तो हर देश का कोटा आपके आईएमएफ के पास फिक्स है। ये कोटा कैसे डिसाइड होता है? ये कोटा डिसाइड होता है ये कोटा डिसाइड होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड में आपका क्या परसेंटेज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपका वर्ल्ड ट्रेड में क्या परसेंटेज है। सेकंड इज पर कैपिटा इनकम। इस देश की जो भी मेंबरशिप लेना चाहता है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। एंड थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इसके बिहाफ पर वो कोटा डिसाइडेड होता है। ये जो भी कंट्री मेंबरशिप लेना चाहती है उसका कोटा हर बार रिवाइज होता है। हर 5 ईयर्स पे वो रिवाइज हो जाता है और आपको उस करंट रिवाइज्ड कोटा के बिहाफ पे आपको अपना सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। अब अगर आप चाहें तो आप इस कोटा को 3 तरीके से पे कर सकते हैं। फर्स्ट, 25% ऑफ गोल्ड में पे कर दीजिए। 25% ऑफ दिस कोटा कैन बी पेड इनटू द गोल्ड के फॉर्म में आप पे कर दीजिए। सेकेंड,
25% ऑफ दिस आप SDR में कर दीजिए, स्पेशल ड्राइंग राइट के थ्रू पे कर दीजिए। एंड थर्ड 50% आप अपनी होम करेंसी के फॉर्म में पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो नेसेसरी सब्सक्रिप्शन का कोटा है उसको आप इस तरीके से पे कर सकते हैं। जो भी कंट्री अपना मेंबरशिप ले चुकी है या फिर वो लेना चाहती है तो वो IMF की जो कोटा के क्राइटेरियाज है उसके करस्पॉन्डिंग वो अपना नेसेसरी सब्सक्रिप्शन पे करेगी और वो मेंबरशिप बन सकती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि IMF किस तरह की रिपोर्ट्स निकालती है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF कौन सा रिपोर्ट खुद पब्लिश करती है। तो फर्स्ट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। सेकंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये पब्लिश करती है GFSR। एंड थर्ड है फिस्कल मॉनिटर। ये 3 रिपोर्ट्स IMF खुद पब्लिश करती है। सो थैंक यू सो मच। आज आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा पढ़िए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैंने खास करके आपको ब्रिक्स के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक क्विक फॉर्म में आपको कवर अप करने की कोशिश की। प्लस मैंने IMF की आपको फंक्शनिंग के बारे में बताया, आपको स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में बताया। आगे कभी किसी वीडियो में मैं बहुत डिटेल में SDR और IMF के बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपको डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियोस नीडेड है। थैंक यू सो मच।